हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन ऑफ रिजिड पेवमेंट यूजिंग फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर एफडब्ल्यूडी को यूज़ करके जो आपका इन सर्विस पेमेंट है उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाए। और ये रेफरेंस है IRC 117 2014। एफडब्ल्यूडी के द्वारा हम किसी भी इन सर्विस रिजिड पेमेंट की स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करते हैं और इससे तीन पैरामीटर मॉडुलस ऑफ subgrade reaction, elastic modulus of concrete and strength of pavement concrete. Strength मतलब क्यूबिक स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, हम ये तीनों पैरामीटर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वायर्स अंडरनीथ द पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट के नीचे रिक्त स्थान या जो वायर क्रिएट हो जाता है उसका भी पता लगाया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो डबल बार की लोड ट्रांसफर एफिशिएंसी भी निकाली जा सकती है। ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं एफडब्ल्यूडी टेस्ट करने के। ये फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर है। इसमें यहाँ पर एक प्लेट होती है और ये सेंसर्स होते हैं, जियोफोन्स होते हैं, जिनसे आप डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। तो एक लोड लगाया जाता है प्लेट के ऊपर और ये D0, D1, D2 ये लोड से डिस्टेंस हैं जियोफोन्स की, और ये अलग अलग होती हैं अलग अलग एफडब्ल्यूडी में। यहाँ पे जैसे कि ये 0, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500 मिलीमीटर है। ये जियोफोन्स 6 से लेके 9 तक हो सकते हैं। इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लोड रेंजिंग फ्रॉम 10 to 240 किलो न्यूटन। लोड का जो ड्यूरेशन है, जिस टाइम के लिए आप अप्लाई करते हो, वो लगभग 26 मिली सेकेंड होता है, लेकिन एफडब्ल्यूडी में ये 10 से लेके 60 मिली सेकेंड तक होता है। नंबर ऑफ सेंसर्स जैसे मैंने बताया 6 से 9 होते हैं और ये सेंसर जियोफोन्स के रूप में होते हैं। और ये सेंसर की डिस्टेंस जो लोड से होती है वो 0 यानी कि बिल्कुल लोड के नीचे, और उसके बाद ये मिलीमीटर में डिस्टेंसेस होती हैं। लेकिन जब हम रिजिड पेवमेंट को टेस्ट करते हैं तो हमको सिर्फ 4 सेंसर्स में डिफ्लेक्शन चाहिए, और वो हैं 0 दैट इज बिलो द लोड एंड 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। बस इन 4 डिफ्लेक्शन से ही हम डिफ्लेक्शन बेसिन को क्रिएट कर सकते हैं। एफडब्ल्यूडी टेस्ट करने से पहले अपने पेवमेंट के बारे में कुछ जानकारी जुटा लें, जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन किस साल में हुआ था, डिजाइन ट्रैफिक क्या लिया गया था, लेयर थिकनेस और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो इस्तेमाल किया वो क्या था, सब बेस में DLC यूज हुई है और उसकी क्या थिकनेस है, डिजाइन में DLC का ग्रेड क्या लिया हुआ है, सबग्रेड सॉइल की CBR और K वैल्यू क्या है, PQC स्लैब के डिजाइन में टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या एजम्पशन है, वो भी जानकारी जुटा लें। और ये सब इंफॉर्मेशन आपको पुराने डिजाइन रिपोर्ट से मिल सकती है। हालांकि पेमेंट इवैल्यूएशन के लिए ट्रैफिक डेटा की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप ओवरले डिजाइन करेंगे तो आपको ट्रैफिक सर्वे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप एफडब्ल्यूडी करते समय ही ट्रैफिक सर्वे भी कर सकते हैं। और एक्सेल लोड डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए IRC 58 में गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि अगर आप सिंगल एक्सेल लोड का क्लास इंटरवल 10 किलो न्यूटन डिसाइड कर सकते हैं, टेंडम एक्सेल लोड के केस में ये 20 किलो न्यूटन तक हो सकता है और ट्राइडम में 30 किलो न्यूटन हो सकता है। इस तरह की टेबल एक बना लें एक्सेल लोड सर्वे के बेस पे, जैसा कि हम जनरली डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट में करते हैं। IRC 58 को रेफर कर सकते हैं। कंक्रीट पेवमेंट का फैटिग डैमेज एनालिसिस करते समय हम सिर्फ जो भारी एक्सेल लोड है उन्हीं को यूज करते हैं, इसलिए बसेस एंड लाइट व्हीकल्स जैसे कि पिकअप वैन्स वगैरह होती हैं वो फैटिग डैमेज में कंट्रीब्यूट नहीं करती, और इसलिए उनको चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। एफडब्ल्यूडी टेस्ट करने से पहले पूरी प्रोजेक्ट लेंथ का एक पेमेंट कंडीशन सर्वे होता है, और ये एक तरह का विजुअल ऑब्जर्वेशन सर्वे है। और इसमें आप हर चेनेज पर पेमेंट की कंडीशन, शोल्डर की स्थिति एवं ड्रेनेज पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। ट्रांसवर्स क्रैक, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक की इंफॉर्मेशन, ट्रांसवर्स क्रैक की क्या लेंथ है, 1.5 मीटर से कम है या 1.5 मीटर से ज़्यादा है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल क्रैक की क्या स्थिति है, ये फुल डेप्थ क्रैक है या पार्शियल डेप्थ क्रैक है, पोर्ट होल
कॉर्नर कंडीशन, सेटलमेंट, वो सब इस फॉर्म में आप एंटर कर सकते हैं। ये IRC 117 में फॉर्म दिया हुआ है। GPR का यूज करके आप स्लैब में अप्रॉक्सीमेट एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां स्लैब के नीचे स्पेस या कहें तो वाइड क्रिएट हो गया है, और इसे बाद में उस लोकेशन पर FWD टेस्ट करके कंफर्म भी किया जा सकता है। पेमेंट कंडीशन सर्वे करने का एक पर्पज होता है कि आप अपनी पूरी प्रोजेक्ट लेंथ को यूनिफॉर्म सेक्शंस में डिवाइड कर लें और उसके बाद एक इंटरवल पर FWD टेस्ट करें। FWD टेस्ट कंक्रीट पेमेंट में स्लैब की इंटीरियर और कॉर्नर पोजीशन में किया जाता है एट ए इंटरवल ऑफ 500 मीटर। इसके अलावा जॉइंट्स की अगर लोड ट्रांसफर एफिशिएंसी निकालनी है तो उस केस में आप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के पास स्लैब की एज पर भी FWD टेस्ट कर सकते हैं। हैवी ट्रक्स जनरली आउटर लेन में चलते हैं, इसलिए FWD टेस्ट भी आउटर लेन में ही करते हैं, परंतु यदि साइट पर आपको ऐसा लगे कि इनर लेन में भी डिस्ट्रेस काफ़ी हैं तो वहाँ भी FWD टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको FWD टेस्ट सिर्फ आउटर लेन में ही करना है। ये देखिए, एक कंक्रीट रोड है जहां पर ये मीडियन है और इधर 2 लेन है और इसके इधर भी 2 लेन है। ये इनर लेन है, ये आउटर लेन है। तो अगर आप आउटर लेन में टेस्ट कर रहे हैं तो ये पोजीशन है फॉर ट्रांसवर्स जॉइंट और ये पोजीशन है फॉर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ये है आपका इंटीरियर और ये है आपका कॉर्नर। तो इस तरीके से आप प्लेट की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। फॉर 2 lane 2-way रोड बोथ लेन शुड बी टेस्टेड, यानी कि अगर आपकी 2 lane 2-way रोड है तो दोनों लेन में टेस्ट करें और कॉर्नर पे, एज पे, इंटीरियर पे और जॉइंट्स पे सब जगह आप करें। लेकिन अगर आप FWD पेमेंट की स्ट्रेंथ और K वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए कर रहे हैं तो जरूरी है कि ऐसे समय पर करें जब स्लैब में टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 या नेगेटिव ग्रेडियंट हो, अर्थात स्लैब का टॉप सरफेस बॉटम सरफेस से ठंडा हो ताकि स्लैब का सेंट्रल पोर्शन बेस कोर्स के कांटेक्ट में हो, और ऐसी स्थिति में स्लैब की इंटीरियर लोकेशन पर ही FWD करें। से ये एक पोजीशन है स्लैब की जो कि डे टाइम में पैदा होती है। इसमें टॉप सरफेस जो होता है हॉट होता है और नीचे कूल होता है। ये इस तरीके से कर्लिंग होती है स्लैब की। तो यहाँ पर जब आप इस पर लोड लगाते हैं FWD टेस्ट करते समय सेंटर में या इंटीरियर में, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है स्लैब में। ठीक इसी प्रकार से ये है ड्यूरिंग डे नाइट, यहाँ पर एजेस उड़ जाती हैं ऊपर को, कर्लिंग जो है वो अपवर्ड होती है यहाँ पे, क्योंकि कूलिंग होता है सरफेस पे और नीचे ये रिलेटिवली हॉट होता है। तो जब आप कॉर्नर पे लोडिंग करते हैं या एज पे लोडिंग करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इस कारण से ये सुझाव दिया जाता है कि आप FWD सिर्फ ऐसे समय पर करें जब स्लैब बिल्कुल 0 ग्रेडियंट पे हो, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम इज वेरी क्लोज टू 0। फॉर ए 2 lane 2-way रोड विदाउट कंक्रीट शोल्डर, ये टेस्ट आप कॉर्नर पे, इंटीरियर लोकेशन पे और एज पोजीशन में करें। और अगर ट्रांसवर्स जॉइंट पर डबल बार प्रोवाइड नहीं की गई हैं तो ऐसे केस में लोड ट्रांसफर एफिशिएंसी निकालने के लिए FWD टेस्ट मॉर्निंग आवर्स में ही करें, जब जॉइंट के बीच स्पेसिंग सबसे ज़्यादा होती है और लोड ट्रांसफर सिर्फ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के थ्रू होता है। तो उस केस में आपको आइडियल कंडीशंस मिलती हैं कि इंटरलॉकिंग के द्वारा लोड ट्रांसफर कितना हो रहा है। अब जिस लोकेशन पर आप FWD टेस्ट करें वहां पर पेमेंट टेम्परेचर जरूर नोट करें और एयर टेम्परेचर भी नोट करें। अधिकतर FWD इक्विपमेंट में ये ऑटोमेटिक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप एक हैंड हेल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर से पेमेंट टेम्परेचर नोट करके एक फाइल में लिखते रहें। तो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज, फर्स्ट you carry out FWD test and record the deflection at 0 mm, 300 mm, 600 mm and 900 mm radial distance from the center of loading point। सिर्फ 4 डिफ्लेक्शन आपको चाहिए डिफ्लेक्शन बाउल या बेसिन बनाने के लिए। बिलो द लोड,
30 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे और 90 सेंटीमीटर पे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके से FWD टेस्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक ये लोडिंग प्लेट है और यहाँ से हम इस पर लोड लगाते हैं, ट्रांजिएंट लोड। ट्रांजिएंट का मतलब जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए लोड लगाया जाता है, लगभग 20-25 मिली सेकेंड। और ये जियोफोन्स हैं एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। जियोफोन्स 6 से 9 हो सकते हैं, पर हमको जैसे मैंने बताया आपको कि 4 जियोफोन के डिफ्लेक्शन ही जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर स्प्रिंग और ये मैग्नेटिक होता है बेस, इससे आप इस लोड को उठाते हैं और गिराते हैं ऐसे। तो पहली रीडिंग जो होती है उसको हम सीटिंग लोड मान लेते हैं और उसके बाद 3 से 4 बार आप इस टेस्ट को कीजिए। तो आपको टेस्ट करने के बाद इस पूरी असेंबली को आप ऊपर उठा लीजिए और देन यू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको इसमें इस तरह से डेटा मिलता है। यहाँ पर आपका ये डेटा रिकॉर्ड होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। यहाँ पर है इम्पल्स नंबर, लोड और ये डिफ्लेक्शंस हैं और देन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पूरे के पूरे आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। FW टेस्ट करने के बाद अब उनको डेटा को आप एनालाइज करें। सबसे पहले कैलकुलेट करें एरिया पेरीमीटर और उसके लिए ये इक्वेशन है। एरिया पेरीमीटर ऑफ डिफ्लेक्शन बेसिन इज D1 अपॉन D0 प्लस ट्वाइस D2 अपॉन D0 प्लस D3 अपॉन D0। इस इक्वेशन से आप डिफ्लेक्शन बेसिन का पेरीमीटर निकालते हैं। D0, D1, D2, D3 आई टोल्ड यू कि ये डिफ्लेक्शन है एट डिस्टेंस 0, 300, 600, 900 मिलीमीटर पर। इसके बाद डिटरमाइन द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फ्रॉम डिफ्लेक्शन बेसिन एरिया यूजिंग एक्सेल शीट। एक्सेल शीट जो है IRC 117 के साथ मिलती है और ये एक्सेल शीट में आपको सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं जब आप एंटर करते हो जो पैरामीटर्स हैं डिफ्लेक्शंस के। After finding the radius of relative stiffness, that is L, नॉर्मलाइज होते हैं डिफ्लेक्शंस और ये नॉर्मलाइज करने के बाद आप सबग्रेड मॉडुलस के वैल्यू, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पे P जो है वो लोड है किलो न्यूटन में, DI नॉर्मलाइज डिफ्लेक्शंस हैं मिलीमीटर में, कैपिटल D एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो आपने मेजर किए हैं वो हैं और L है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस जो हमने अभी कैलकुलेट किया। What IRC एंड ISTO सजेस्ट दैट जो K वैल्यू आपको यहाँ आती है वो डायनेमिक लोड के कारण आती है, इसलिए डिजाइन में इसका 50% ही लें क्योंकि हम स्टैटिक लोड को ही यूज करते हैं K वैल्यू निकालने के लिए। तो जो आपका एक्सेल शीट कैलकुलेट करके देता है K वैल्यू, उसको 50% कर दीजिए और फिर इस K वैल्यू के साथ आप निकालिए मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक मॉडुलस यूजिंग दिस इक्वेशन। ये है पोशान रेशो ऑफ कंक्रीट, जैसे हम 0.15 लेते हैं। K वैल्यू आपने निकाला, L आपने निकाला, H है स्लैब थिकनेस कंक्रीट लेयर। और जब आपने E निकाल लिया तो क्यूब स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज EC अपॉन 5000 होल स्क्वायर एंड FC से आप फ्लैट स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज FMR इज इक्वल टू 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FC। तो ये है तरीका, मेथड पेमेंट की क्वालिटी और स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इवेलुएट करने का यूजिंग FWD। नाउ लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल कि आप FWD से ये 3 पैरामीटर निकालना चाहते हैं, सबग्रेड मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ पेमेंट कंक्रीट। तो इसके लिए आपने एक लोकेशन पे FWD टेस्ट किया और आपको ये आउटपुट मिला। रेडियस ऑफ लोडिंग प्लेट 150 स्टैंडर्ड है, प्लेट पर लगने वाला लोड 50 किलो न्यूटन, पोशान रेशो ऑफ कंक्रीट 0.15, पोशान रेशो ऑफ सबग्रेड 0.45 एंड लेट अस से थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब 300 मिलीमीटर है। और जो इस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन आप मेजर कर रहे हैं वो इतने आते हैं। तो इन वैल्यूज के साथ आप एक्सेल शीट में एंटर करिए और वहां से आपको ये L, K, E सब मिल जाएगा।
लेट मी जस्ट ओपन दिस एक्सेल शीट। तो ये है हमारी एक्सेल शीट जो IRC 117/2015 के डेटा को एनालाइज करती है FWD के। यहाँ पे रेडियस ऑफ लोडिंग प्लेट मिलीमीटर, ये जो वैल्यूज हैं जो कॉलम ई में है ये इंच में है, और ये वैल्यू एफ में है जो आपको एंटर करनी है, ये है मिलीमीटर में। तो दिस इज 150 मिलीमीटर। लोड 50 किलो न्यूटन यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है 0.15 0.45। थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब एंटर कर दीजिए 300 मिलीमीटर जो कि आपकी फील्ड में है। नाउ ये है मेजर डिफ्लेक्शन एट जीरो आपका है 0.061। इसके बाद नेक्स्ट है 0.56, नेक्स्ट है 0.051 एंड नेक्स्ट है 0.047। ये हमने मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन, चारों डिफ्लेक्शन एंटर कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए ये है एरिया ऑफ डिफ्लेक्शन बेसिन 804.472 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस 1074.164 मिलीमीटर। ये नॉर्मलाइज्ड डिफ्लेक्शंस हैं, ये इंटरनल कैलकुलेशंस हैं सॉफ्टवेयर की, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस यू गेट के वैल्यू 86.923 MPa पर मीटर। इलास्टिक मॉडुलस इतना आ गया, क्यूब स्ट्रेंथ इतना आ गया। सो विद दीज वैल्यूज वी अगेन go back and we have to take K value half of this, and then corresponding to this half of the K value you find out what is elastic modulus and what is cube strength. तो हमारे ये रिजल्ट आए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस 1074.164 मिलीमीटर and corresponding to these normalized deflections modulus of subgrade reaction is 86.923. आप इस पे फोकस करिए। Now what IRC code says that you should take K value half of this value, and therefore this K value will be 43.46, half of this. इसको यूज करके K value 43.46, L 1074 और H 300, mu C 0.15, आप इलास्टिक मॉडुलस निकाल सकते हैं कंक्रीट का, और इलास्टिक मॉडुलस है 25,170 मेगापास्कल। इसके बाद इक्वेशन यूज करके दैट इज E/5000 स्क्वायर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कंक्रीट के सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए। इन कंक्रीट के पैरामीटर्स को यूज करके आप जो फटीग इक्वेशंस जो IRC 58 में दी हुई हैं उनको यूज करके आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ दिस पेवमेंट, और उसी के हिसाब से फिर आप ओवरले डिजाइन कर सकते हैं। द पेवमेंट शैल बी चेक्ड फॉर क्यूमुलेटिव बॉटम अप एंड टॉप डाउन फटीग डैमेज, और ये पूरा प्रोसीजर वही है जो IRC 58 में दिया हुआ है। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है उसको देखें, और पूरा कंप्लीट एनालिसिस, फटीग एनालिसिस बाय प्रोवाइडिंग एन ओवरले। सो ओवरले आप कोई एज्यूम कर लीजिए स्लैब की, और फिर इसका पूरा फटीग एनालिसिस करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपने एज्यूम किया है वो ठीक है क्या नहीं है। दैट इज हाउ वी use FWD data to design the overlay on a concrete pavement. Thank you very much for watching this video. If you have any suggestion, question, please do write to me.